हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ओके, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस के बारे में। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में क्या होता है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो इसका होता है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये रिफ्रैक्शन का किसी भी कर्व सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसको तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें हम कर्व सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन जब कर्व सरफेस से होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, कैसे कैसे वो फॉलो होगा और कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना होगा। यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें म्यू टू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस कर्व सरफेस का, इसका, और म्यू वन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर का, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ये म्यू वन। तो और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट का, और आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो भी हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नोट पॉइंट में बता रहा है रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जो रियल इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा ऑन द साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के तरफ होगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसी साइड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होगा। और रियल इमेज की बात करें तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका रियल इमेज इसके अंदर फॉर्म होगा। यहाँ पे ये दोनों रियल इमेज को दिखा रहा है, वर्चुअल इमेज उसी साइड में, ऑब्जेक्ट जहाँ वहीं पे। लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा आई बाई ओ। आई इमेज के साइज को बता रहा है, ओ ऑब्जेक्ट के साइज को बता रहा है। फॉर्मूला देखते हैं तो आ जाता है म्यू वन वी म्यू टू बाई यू, म्यू वन भी म्यू टू बाई यू। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हमें क्या देखना है। देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया बेसिक फार्मूला जो रिफ्रैक्शन का था वो हमने देखा। आगे हमारे पास आता है लेंसेज के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये लेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। ये लेंस, अब लेंस में, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से मिलके बनता है, जिसमें एक सरफेस ऐसा हो जो स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं सब में वही आपको मिलेगा। और अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप कितना होता है इसका, दो तरह का होता है लेंस। पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। पहला में हमने देखा कि टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके ये बन रहा है और एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल या कर्व्ड होना चाहिए, बाकी एक हो सकता है प्लेन हो या किसी और शेप का हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमने टाइप जब डिवाइड किया तो दो तरह का, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इसका जो मिडिल पार्ट होगा वो थिक होगा, बीच वाला पार्ट थिकर होगा। कॉनकेव में क्या होगा, मिडिल पार्ट जो होगा वो थीनर होगा, पतला होगा बीच वाला पार्ट। दूसरा, इट फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज। जो हमारा कॉन्वेक्स होगा वो दोनों तरह की इमेज को फॉर्म करेगा। कैसा कैसा, रियल एंड वर्चुअल। लेकिन जो आपके पास कॉनकेव लेंस होगा ये ओनली वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा, यहाँ पे कोई रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। कुछ स्पेशल डिफिनीशंस है जो हमें ध्यान रखना होता है, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कुछ डिफिनीशंस, उसी तरह से इसमें भी है। पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये जो लेंस है किसी न किसी स्फेयर का दो पार्ट होता है। तो एक फर्स्ट वाला पार्ट इधर है, ये वाला दिखा रहा है फर्स्ट पार्ट को ये, और सेकंड वाला पार्ट इधर है, ये दिखा रहा है सेकंड पार्ट को। तो अगर हम बात करें C1 और C2 की, तो C1 बता रहा है इसके ऑप्टिकल सेंटर को, सॉरी C1
बता रहा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को, C2 भी बता रहा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और O जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर को। अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या है, ए पॉइंट फॉर ए गिवन लेंस थ्रू विच लाइट रे पासेस अनडेविएटेड। यहां से जो भी लाइट रे जाएगा, किस पॉइंट से, इस O पॉइंट से, वो जो भी लाइट रे जाएगा वो सारा का सारा जो लाइट रे होगा बिना किसी डेविएशन से पास हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब ये हमेशा वैलिड होता है थिन लेंस के लिए। अगर ज़्यादा मोटा लेंस है, थिकर लेंस है, तो ऐसा नहीं होता कि डेविएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। इसमें भी देखिए, ये तो हो गया कॉनकेव लेंस की बात कर लिया हमने। एक कॉनकेव लेंस में जिसमें बीच में थिकर वाला पार्ट था, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, और ये जो हमने देखा वो देख लिया कॉनकेव में। कॉनकेव में बीच में थिनर होगा, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया कॉनकेव। तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर O से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हुए O से। और C1 और C2, C1 भी प्रिंसिपल एक्सिस को बता रहा है, ये भी बता रहा है C2 भी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस भी इसमें दो होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल। इसमें इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी। अब देखो, इसका जो प्राइमरी प्रिंसिपल है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, वो राइट साइड में लाई कर रहा है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वो इधर लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में। सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे हैं उल्टा, एक दूसरे के उल्टा लाई कर रहा है दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर साइन की बात करें हम लोग, तो साइन भी उसी तरह से हो जाएगा। इसमें देखो, यहाँ से R1 का जो वैल्यू है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखाएगा, फर्स्ट वाले प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को। और R2 जो है वो क्या दिखा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, तो वो माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है वैसे भी कि प्लस माइनस हम लोग कैसे लेते हैं, उसको मान लेते हैं सेंटर, और सेंटर से जो राइट में है उसको प्लस जैसे एक्सिस में लेते हैं, और लेफ्ट वाले को नेगेटिव मान लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। यहाँ पे भी वही चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें भी R2 इसमें हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास फोकस के बारे में। तो फोकस में क्या है, पहला है प्रिंसिपल फोकस, दूसरा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा आता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में देखिए, ये हमारे पास एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड में। कॉनकेव में जस्ट उल्टा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इधर से इस पॉइंट से जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है लेंस पे, वो सब पैरेलल चला जा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन्फिनिटी से जो भी लाइट आ रहा है वो रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेम अपोजिट हो जाएगा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट हुआ था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम ऑन द टू साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम। अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो जो फोकस होगा उसका लेंस के दोनों साइड का, वो F1 और F2 दोनों बराबर होगा। मतलब क्या मतलब बोलने का मतलब कि इधर का और इधर का दोनों साइड का मीडियम अगर सेम है, मतलब उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड, तब जो फोकस का वैल्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा। इफ मीडियम ऑन द टू साइड्स ऑफ ए लेंस आर नॉट सेम देन द रेशियो ऑफ द टू फोकल लेंथ, अगर दोनों का मीडियम सेम नहीं है, जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इधर का मीडियम कुछ और है, इधर का मीडियम कुछ और है, तब जो रेशियो आएगा फोकल लेंथ का वो μ1/μ2 के बराबर हो जाएगा। यानी F1 प्राइमरी फोकस बाई सेकेंडरी फोकस इज इक्वल टू μ1/μ2। कौन सा लेंस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की।
तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाए कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना होगा कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जहां पे भी हम लोग यूज करेंगे लेंस के केस में, वहां पे हमेशा हम सेकंड फोकस की बात करेंगे, फर्स्ट फोकस की बात नहीं करेंगे। अब सेकंड फोकस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि जो सेकंड फोकस कॉन्वेक्स का है वो किधर लाई कर रहा है, देखिए अभी देखा था। तो ये फर्स्ट फोकस है किसका, कॉन्वेक्स का, और वो फर्स्ट फोकस है कॉन्वेक्स का। तो फर्स्ट फोकस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस में है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट फोकस इसका इधर लाई कर रहा है f1 और इसका सेकंड फोकस इधर लाई कर रहा है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो इसको हम पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाला f2 जो हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा f2 से डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक किसी भी लेंस में जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ये सेंटर हो गया, तो इस सेंटर से f2 का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। तो f2 का जो डिस्टेंस लेंगे वो राइट साइड में लाई कर रहा है और राइट साइड में लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सेम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में कुछ ऐसा होता है, इस तरह का ये बनता है। तो इस तरह का बनेगा तो ये कहाँ लाई करेगा, इसमें इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो इधर लाई करता है और सेकंड फोकस इधर लाई करता है। तो सेकंड फोकस जो इधर लाई करेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें ये कॉनकेव में ये नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव होगा, और प्लेन में तो ये इन्फिनिटी हो जाता है क्योंकि प्लेन में कोई फोकस का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लेके चलते हैं। वैसे लेके चलते भी हैं तो वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है क्योंकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे दोनों लाइट मिलता नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाता है। एपरेचर की बात करें तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड एपरेचर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया मतलब ये वाला एरिया जो है वो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसका जो इफेक्टिव डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेचर। और एपरेचर जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है इमेज का, वो एपरेचर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप इंटेंसिटी एपरेचर को बढ़ाओगे यानी इसको जितना बड़ा करते जाओगे तो इंटेंसिटी भी लाइट का उतना ही ज़्यादा होते चला जाएगा। एपरेचर का मतलब हमेशा ध्यान रखना ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो, क्योंकि उसी से होके लाइट पास करता है और इसको हम इसका डायमीटर लेके चलते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस की अगर बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/4 फोकल। अगर फोकस को आप रिवर्स कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है, हमेशा याद रखिएगा, डायोप्टर। और 1/f, f यहाँ हमेशा मीटर में लेते हैं। कॉन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, बट प्लेन के लिए अगर बात करें तो इन्फिनिटी होता है क्या, फोकस। तो ये कितना हो जाएगा, तो अपर्चर देख लिया हमने, पावर ऑफ लेंस देख लिया कि इसमें कितना होता है, ये वैल्यू देख लिया। अब अगर इसकी बात करें कि पावर कब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो फोकस को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, हाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप बढ़ाओगे तब ये पावर डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज का फॉर्मेशन, तो इमेज का फॉर्मेशन हमने पहले भी देखा होगा, आपने क्लास 9 में हमें पढ़ना था कॉन्वेक्स लेंस के कारण इमेज का फॉर्मेशन 6 केस होता था। जैसे हमने मिरर में पढ़ा इमेज फॉर्मेशन, सिमिलरली इमेज फॉर्मेशन इसमें भी है, और वही कंडीशंस हम लोग यहाँ पे भी लेके चलेंगे। पहला कंडीशन देख लेते हैं, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे फॉर्म होगा इमेज। और मैग्निफिकेशन वगैरह की बात करें तो मैग्निफिकेशन हम लोग इजीली फार्मूला से निकाल लेंगे। जनरली ये छोटा इमेज फॉर्म होता है इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है। रियल इमेज फॉर्म होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर हम अवे फ्रॉम 2f रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं उसको और इन्फिनिटी के बीच में, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म होगा। ये भी छोटा फॉर्म होगा, रियल फॉर्म होगा, इन्वर्टेड फॉर्म होगा, उल्टा फॉर्म होगा। दूसरा अगर 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही फॉर्म होगा, सेम साइज का फॉर्म होगा, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगा। नेक्स्ट बिटवीन f और 2f के बीच में रखते हैं, f और 2f के बीच में, मतलब
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैग्नीफाई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, रियल होगा, ये भी इन्वर्टेड होगा। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर हो गया और फोकस के बीच में रखा हमने। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये हो गया और फोकस जो भी है उसका उसके बीच में हमने रखा। तो उस केस में क्या बनता है, ये मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और डिस्टेंस क्या होगा इसका, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड कहाँ रखा है, फोकस पे। मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और इसमें खास बात ये याद रखना होगा कि ये उस साइड बनता है, जैसे ये हमारे पास लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, तो ये यहाँ पे बनेगा इस साइड में, इसीलिए ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अगर हमने इसको इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये कितने केस हमें देखने थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 केस था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, और 2 केस है हमारे पास कॉनकेव का। पहला इन्फिनिटी ऑलवेज फोकस पे, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो कॉनकेव का जो केस होता है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको हमेशा ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी हम उसको इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो बनेगा उसके फोकस पे, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल लेंगे, और इसमें हमेशा क्या होता है कि वर्चुअल बनता है, वो हमने पहले ही बात कर ली थी, तो इसमें हमें वर्चुअल इमेज ही दिखाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोट पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। मिनिमम डिस्टेंस की बात कहा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा एक ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होगा, वो 4f के बराबर होगा। मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस इज इट्स फोकस, और मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, फोकस, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल और फोकस के बीच में ही बनता है, तो मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस जो होगा कॉन्केव लेंस में वो फोकस के बराबर होगा। और उसमें मिनिमम किसके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के बता रहा है कि मिनिमम जो होगा 4f के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज में काफ़ी आएगा और हम लोग हर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका यूज आएगा और इसको यूज करेंगे भी हम लोग। लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास आ रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला 4 नंबर में दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन f mu r and r2 is known as लेंस मेकर फॉर्मूला। इट इज रिलेशन किसके बीच में है, f mu r1 r2। f क्या है, फोकल लेंथ, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट एंड r2 सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसमें हर टर्म आपको पता है, f के बारे में पता है, म्यू के बारे में पता है, r1 और r2 पता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें कुछ कंडीशन अगर हम पुट करते हैं तो क्या क्या आएगा, जैसे इक्वी लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि जो इसमें r1 और r2 का वैल्यू हो वो दोनों इक्वल हो, बट इक्वल होगा लेकिन साइन अलग अलग होगा। वहाँ पे फोकल लेंथ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, r2 अंडर रूट r2 म्यू माइनस 1। तो ये f का फॉर्मूला हो जाएगा r/2 म्यू माइनस 1। यहाँ से आप डायरेक्ट f निकाल सकते हो, किस केस में, जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हो तो। अब इसमें अगर म्यू के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमें फोकल लेंथ मिल जाता है कि मान लीजिए वहाँ का म्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो 1.5 दिया हुआ है, तो उसको पुट कर देंगे तो 1.5 माइनस 1 यानी वहाँ 0.5 आ जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1, यानी r के बराबर आ जाएगा फोकल लेंथ। कब, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.5 दिया है। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं तो ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो ये जो शॉर्ट में आपको फॉर्मूला दिया गया है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, F इक्वल टू आर बाई टू म्यू माइनस वन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये फास्ट कैलकुलेशन में यूज होगा। नीट के क्वेश्चंस में आपके पास टाइम कम रहता है, जेईई मेन के क्वेश्चंस में भी अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका टाइम बचेगा। जहाँ पे ये वर्ड यूज कर दिया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ पे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक साइड प्लेन है उसका, दूसरा साइड कॉन्वेक्स है। इसमें R1 इसका इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट साइड का जो प्लेन है वहां पे इन्फिनिटी, और R2 कितना हो जाएगा, माइनस आर के बराबर, क्योंकि ये दूसरा साइड है हमारे पास। तो यहां से जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहां से फिर से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर बाई म्यू माइनस वन। तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। उसके बाद आते हैं इक्वी कॉन्केव लेंस। इसमें क्या हो जाएगा, इक्वी कॉन्केव लेंस, तो अभी हमने देखा था पहले कि R1 इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे R1 नेगेटिव, R2 आपका पॉजिटिव, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R, बस फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसके सामने माइनस आ जाएगा, यानी R बाई टू, ब्रैकेट स्टार्ट होगा म्यू माइनस वन। अगर यहाँ म्यू का वैल्यू हम 1.5 रखते हैं तो फोकस जो मिल जाएगा माइनस आर के बराबर होगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लेनो कॉन्केव लेंस। फिर से यहाँ पे प्लेनो कॉन्केव लेंस में ये फर्स्ट वाला पार्ट, R1 इन्फिनिटी, R2 R के बराबर हो जाएगा, R1 इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 R के बराबर हो जाएगा, और वैल्यू सारा पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से F का जो वैल्यू मिलेगा, अगर 1.5 लेके चलते हैं तो माइनस टू आर के बराबर हो जाएगा, और केवल F का अगर फॉर्मूला देखे तो R बाई टू म्यू माइनस वन, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला के बराबर ही है। देखिए इसमें एक मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है कि यहाँ टू नहीं रहेगा, यहाँ जो नीचे में टू आया है वो टू नहीं रहेगा, R बाई म्यू माइनस वन ही होगा इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला। तब यहाँ पे ये माइनस टू आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं रहेगा। अगर वो रहेगा तो फिर वो नहीं आ पाएगा उस फॉर्म में। और ऊपर में यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, जैसे ये वाला प्लेनो कॉन्केव लेंस में आप देखिएगा तो F जो होगा वो होगा माइनस आर बाई टू म्यू माइनस वन, ये होगा, सॉरी ये टू नहीं, ये वाला टू वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप 1.5 पुट कीजिएगा, तो 1.5 पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 के बराबर आ जाएगा। अब वन माइनस कीजिएगा तो 0.5 के बराबर, और 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी ये हो गया, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल टू माइनस आर बाई 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं कितना, F आया हमारे पास यहाँ से, F इक्वल टू आ गया माइनस आर बाई वन बाई टू, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू आर हो जाएगा, बस यही फर्क होगा और कुछ नहीं। ये जो है ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे माइनस साइन केवल आ जाएगा, ये सही है। इसमें फॉर्मूले में मिस्टेक है, यहाँ पे टू नहीं होगा और यहाँ पे एक माइनस मिसिंग है, यहाँ एक माइनस का साइन होगा। आगे देखते हैं, देखिए वैसे आप इस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो R1 के जगह पे इन्फिनिटी, यहाँ पे R1 की जगह पे इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी गायब हो जाएगा, और 1 बाई R2 की जगह पे R, तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा, और वहाँ पे जो म्यू2 वाला म्यू1 माइनस म्यू2 वाला टर्म है ऊपर आ जाएगा, तो वैसे नीचे जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो ये मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लेंस इन ए लिक्विड। देखिए तो ये लेंस को जब हम लिक्विड में डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उस पर।
तो यहाँ फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, और ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो ऊपर वाली ये जो लेंस मेकर फार्मूला हमने निकाला उसी से वो फार्मूला निकल के आया है, ये वाला। क्योंकि वहाँ से हमें पता चल रहा है कि एफ और म्यू के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि आप जब उसको पुट करोगे लिक्विड में तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 जो है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। म्यू एयर विथ रिस्पेक्ट टू जी, मतलब ग्लास की बात कर जाएगी। तो इसमें जैसे हम लोग इसको पढ़ते क्या हैं, ये ए और जी जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। तो ये जस्ट उल्टा हो गया है, ऊपर लिक्विड का फोकल लेंथ है, यहाँ पे ये एयर का है, तो उसके जस्ट उल्टा आपने कर दिया। अब वैल्यू जब हम पुट करते हैं, क्योंकि जनरली जो इसका वैल्यू होता है वो 4/3 के आसपास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जब हम, तब ये सॉरी वाटर का, और ग्लास का जो होता है वो 3/2 के आसपास हम लोग लेते हैं। तो वहाँ से जब वो निकालेंगे हम लोग, तो ये एग्जैक्ट निकालने के बाद 4 के आसपास आ जाता है। तो जब ये 4 के आसपास आ जाता है, 3/2 या 1.5 बात एक ही है, तो ये एग्जैक्ट जो आता है वो 4 के आसपास आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसी लेंस को उठा के लिक्विड में पुट कर दिया तो उसका उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, यानी जो पहले से था उसका 4 टाइम्स वो हो गया। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ये इन लिक्विड लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज एंड इट्स पावर डिक्रीजेज। क्लियर है, फोकल लेंथ तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन फोकल लेंथ इंक्रीजेस के साथ उसका पावर डिक्रीज कर जाता है, यानी कैपेसिटी जो होता है उसका डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग का, वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पता है हमें कि फोकल लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, इसीलिए ऐसा होता है। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो 6 पॉइंट में क्या बता रहा है, अपोजिट बिहेवियर ऑफ लेंस। कुछ इसके बिहेवियर के बारे में देखेंगे। देखिए, अब इसमें क्या है कि इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू एल, ये लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडिंग इट, ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, म्यू एम। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू एल और म्यू एम दो आया, तो ये है लेंस, ये लेंस है हमारे पास, यहाँ पे भी लेंस, यहाँ पे भी लेंस, ये भी लेंस, ये भी लेंस। तो म्यू एल ग्रेटर है, यानी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा है मीडियम से, तब क्या हो रहा है, ये लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे आके। यहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग अपना सेम काम कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन जब हमने इसको अपोजिट कर दिया, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ कम हो गया, और जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया। तो जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, लाइट ये जस्ट अपोजिट काम करने लगा, ये काम करने लगा डाइवर्जिंग की तरह, ये काम करने लगा कन्वर्जिंग की तरह। कौन, कन्वेक्स लेंस आपका काम करने लगा डाइवर्जिंग की तरह, ये काम करने लगा कन्वर्जिंग की तरह, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो हमने इंक्रीज कर दिया। अब सेकंड वाले में अगर दोनों इक्वल है तो ना ही कन्वर्ज होगा लाइट, ना ही डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज डाइवर्ज कुछ भी नहीं होगा, लाइट सीधे सीधे पास कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास आता है लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है कि पहले तो हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा, अब पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। तो जैसे मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से ये भी होता है, बस यहाँ पे प्लस का साइन होता था मिरर फार्मूला में, 1/b + 1/u, यहाँ केवल माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला सेम रहेगा, बस साइन चेंज कर जाएगा, वहाँ -v/u होता था, यहाँ +b/u, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो भी वही है, यहाँ पे सेम चीज़ से हम लोग यूज़ करेंगे, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज, वो सारा चीज़ हम लोग यूज करेंगे। एरियल मैग्निफिकेशन भी वही रहेगा, इनिशियल ये AI -
ए नॉट या एम स्क्वायर उसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ ए आई एरिया इमेज को बता रहा है, ए वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट का बता रहा है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड की बात करते हैं। देखिए, तो रिलेशन जो होता है इसमें, वो रिलेशन क्या हो जाता है, हमने उसमें भी रिलेशन देखा था मिरर के केस में भी, यहाँ पे भी रिलेशन देखिए, वी आई इज इक्वल टू ये एफ बाई एफ प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको, ये मैग्निफिकेशन को दिखा रहा है, यानी यहाँ आ जाता है मैग्निफिकेशन का टर्म, और वी आई इक्वल टू हो जाता है एम स्क्वायर इंटू वी नॉट। बस यहाँ पे वेलोसिटी के केस में क्या आएगा कि वहाँ मैग्निफिकेशन के साथ वेलोसिटी के साइन निगेटिव आता था, यहाँ वो पॉजिटिव रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हमने फोकल लेंथ निकालने की कोशिश की डिस्प्लेसमेंट मेथड से। अब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या है, देखिए, फॉर टू, इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में, फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए लेंस टू इमेज I1 एंड I2 of an object is formed at a same location। I1 एंड I2 हमें फॉर्म हो रहा है डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे, पहले हमने इसको यहाँ रखा फिर यहाँ पे रखा। तो अब इसमें क्या ले लिया हमने कि फोकल लेंथ इसमें निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ क्या बता रहा है, ये D बता रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अलग अलग पोजीशन पे पहले हमने यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको x रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी, अब आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ है इमेज यहाँ है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को, और x इस लेंस के बीच के डिस्टेंस को। m1 माइनस m2, m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस फर्स्ट जो इसका मैग्निफिकेशन आया, यानी फर्स्ट जो इमेज बना उसके साथ जो मैग्निफिकेशन आया। m2 रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेकंड इमेज बना उसके साथ जो मैग्निफिकेशन आया उसको। तो ये सारा डाटा हमें मिल गया। ये सारे डाटा को इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x बाई m1 माइनस m2। देखिए, दोनों फार्मूला ध्यान रखना है। अगर ये आपको इसके फॉर्म में d के फॉर्म में दिया है तो ये फार्मूला यूज़ कर लोगे, अगर x और m1 के फॉर्म में दिया है तो ये फार्मूला यूज़ कर लोगे। दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो I1 इंटू I2 कर दो अंडर रूट में, तो आपको मिल जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है वो मिल जाएगा इजीली। I1 इंटू I2 कर दोगे तो। आगे देखते हैं हम लोग कटिंग। लेंस को जब हम बीच से कट कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। तो अगर हमने लेंस को कट कर दिया, उसका इनिशियल पावर था P, इनिशियल फोकल था F, और जब कट किया तो जो आधा आधा पार्ट बनेगा तो इसका फोकस डबल हो जा रहा है और पावर जो हो जा रहा है वो हाफ हो जा रहा है। जब बीच से कट किया तो ना ही फोकस में कोई चेंजेज आ रहा है ना ही पावर में कोई चेंजेज आ रहा है। जब उसको हम लोग वर्टिकली कट कर रहे हैं तो चेंजेज आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली जब हम उसको कट कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो जब हम कंबाइंड कर देते हैं लेंस को तो कॉम्बिनेशन में पावर सम हो जाता है और फोकल लेंथ भी सम हो जाता है। और मैग्निफिकेशन तो सारे लेंस का 1 2 3 जितना को हमने कंबाइन किया उस सब के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन मिल जाता है। देखिए, सेकेंड पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या बता रहा है कि इन केस ऑफ व्हेन टू थिन लेंस आर इन कॉन्टेक्ट, दो लेंस को एक साथ कांटेक्ट में किया, तो ये तो पहला ही वाला फार्मूला रहेगा फोकस का, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और टू के केस में दो को ले लिया है, पावर P1 और P2 को। थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है हमें, इसमें बोल रहा है कि इफ टू लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ बट ऑफ अपोजिट नेचर, दो लेंस है फोकल लेंथ दोनों का इक्वल है लेकिन दोनों अपोजिट नेचर का है, are in contact then the combination will behave as a plane glass and F combination is infinity। देखिए क्या बोल रहा है कि दो लेंस है हमारे पास और उस दोनों लेंस का फोकल लेंथ इक्वल है लेकिन अपोजिट इन नेचर है। अपोजिट इन नेचर का मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, और दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो क्या होगा कि दोनों का जो फोकस फाइनल कॉम्बिनेशन का आएगा
वो हो जाएगा इन्फिनिटी। और देखिए यहाँ अपोजिट नेचर का मतलब है कि एक कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव अगर अलग अलग है तो वो दोनों एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, अगर दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं तो। और फोकल लेंथ जो आएगा कॉम्बिनेशन का वो हो जाएगा इन्फिनिटी। इस पॉइंट का मीनिंग यही है। फोर्थ पॉइंट में अगर आए तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली, दो लेंस को हम एक ही एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिए, ये दोनों लेंस है इसको एक ही एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिए एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी। देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अब इस दोनों का जो फोकल लेंथ होगा इक्विवेलेंट वाला वो क्या होगा वो हमें देखना है। तो 1/f ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया, इसका f1 है इसका f2 है, तो 1/f1 प्लस 1/f2, फर्स्ट का फोकल लेंथ f1 सेकेंड का फोकल लेंथ f2, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो 1/f इक्वल टू आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आ गया। अब d जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, नीचे दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर दो, आपको मिल जाता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। पावर निकालना है तो पावर में भी वही करना है, d को लास्ट में दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, P1 प्लस P2 माइनस डी P1 इंटू P2। बीच के डिस्टेंस अगर d है तो ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको डायरेक्ट यूज होगा। सारे फार्मूले की अभी हम बात कर रहे हैं और थ्योरी की, कोई डेरिवेशन नहीं और कोई न्यूमेरिकल्स मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। एक तरह से आपको पूरा ब्रीफ रिकैप विथ थ्योरी एंड फार्मूला आपको मिल जा रहा है पूरे चैप्टर का, बट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अभी भी बाकी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ लेंस की, अलग अलग पार्ट को हमने कंबाइन कर दिया। तो अगर कंबाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे दो लेंस है हमारे पास, छोटे छोटे दो लेंस को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो फोकल लेंथ जो है इस दोनों का अगर f था जिसको कट किया था, तो कंबाइन करने के बाद भी वो f ही रहेगा, चाहे हम उसको किसी भी तरह से कंबाइन करें। दूसरा, इसको बीच से काट दिया और फिर कंबाइन किया, तो बीच से काट के जब कंबाइन किया इस तरह से, ऐसे कंबाइन किया, देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको ऐसे कंबाइन किया, यहाँ पे दोनों को पहले अपोजिट साइड से, दोनों को सेम साइड से किया, फिर दोनों को अपोजिट साइड से किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जब हमने बीच से काटा फिर कंबाइन किया तो फ़र्क पड़ गया, f जो हो गया वो f/2 हो गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस दोनों का। यहाँ पे जब अपोजिट साइड से किया तो फोकल लेंथ क्या हो गया इसका, इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे भी फ़र्क पड़ गया, इसमें भी फ़र्क पड़ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सिल्वर की बात करते हैं। अब हम एक लेयर को सिल्वर करते हैं तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, और मेडिकल के एग्ज़ाम में तो ये डायरेक्टली आपको यूज़ में आएंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑन सिल्वरिंग द सरफेस ऑफ द लेंस इट बिहेव एज ए मिरर, लेंथ के एक सरफेस को जब हम सिल्वर कर देते हैं तो मिरर की तरह बिहेव करता है। बात सही है, जब तक सिल्वर नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन होगा नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर्ड लेंस इज 1/f इक्वल टू 2/f1 प्लस 1/fm। fm की बात क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ये fm दिखा दे रहा है उस पार्ट को जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया दोनों साइड में, तो जब इसको दोनों साइड में हमने सिल्वर्ड कर दिया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अगर हम fm की बात करते हैं तो fm हो जा रहा है r/2, f1 r μ1 माइनस 1, और f इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं वो हमारे पास हो जा रहा है r/μ। fm इन्फिनिटी हो जा रहा है इस केस में, r f1 हो जा रहा है r μ1 माइनस 1, और f जो हो जा रहा है r/2 μ1 माइनस 1 इस कंडीशन में, और यहाँ पे इस कंडीशन में। यहाँ पे हमने अलग अलग कंडीशंस को देखा है, इसमें इस वाले पार्ट को सिल्वर्ड किया, इसमें हमने इसके सामने वाले पार्ट को सिल्वर्ड किया, ये वाला, इसमें जो कॉन्वेक्स पार्ट था उसको सिल्वर्ड किया, इसमें प्लेन जो वाला पार्ट था उसको सिल्वर्ड किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। दूसरा देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर, दोनों साइड को सिल्वर्ड करते हैं, जैसे इस साइड को हमने सिल्वर कर दिया
तो इसका एक फोकल लेंथ हो गया एम F1 और इसका हो गया एम, मतलब सिल्वर्ड पार्ट का। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था FM को फोकल लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसी पार्ट से, तो इसको FM, तो F1 प्लस F। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका हमारे पास F1 का पहले से पता है कि F1 का कितना आ गया, क्योंकि F1 किस तरह का लेंस है वो हमें पता है, इक्वल है R ले लिया तो वहाँ से फॉर्मूला उठा लिया, और FM इसका निकाल लिया कि इसका कितना हो जाएगा R/2। मिरर के केस में पता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कितना हो गया, तो जब इक्विवेलेंट निकाला तो ये फार्मूला आ गया। देखिए इक्विवेलेंट निकालने का इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वही वाला फार्मूला 1/f इक्वल टू था 1/f1 प्लस 1/f2। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं। तो इस दोनों F1 के जगह पे इसको पुट कर दीजिए, F2 की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, यहाँ से इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इसमें भी हमने वैसा ही किया है। यहाँ पे हमने इसका जो फार्मूला होता था ओरिजिनल फार्मूला F1 यहाँ पे वो यूज़ किया, इसका जो होता है वो, और दोनों को लेके यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लिया। इसमें भी वही, इसका एक फार्मूला इसका एक फार्मूला, और दोनों को लेके इक्विवेलेंट निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं कि ये कुछ अलग है, बस उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ये प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता था, इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे FM का वैल्यू इन्फिनिटी आया है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फार्मूला होता है इसका हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है, इस तरह का लेंस का, इसका भी फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, तो उसी को यूज़ कर लिया। आगे देखिए डिफेक्ट इन लेंस, किस किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं लेंस में। वैसे ये सारी चीज़ें हमें बाद में भी पढ़नी है, जब हम लोग डिफेक्ट इन विजन पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ एक बार इसको देख लेते हैं क्विक, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए पहले डिफेक्ट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिफेक्ट क्या है, क्रोमेटिक एवरिएशन। इमेज ऑफ a white object is colored and blurred because mu, hence focus of lens is different for different color. This defect is called chromatic aberration. इसमें क्या होता है कि एक white object, image of a white object is colored and blurred. white object का image हमको कलरफुल दिखता है और ब्लर दिखता है। रीज़न क्या होता है इसका, म्यू और एफ अलग अलग लेंस का अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाता है। अब मैथमेटिकली देखें हम लोग, तो ये जैसे म्यू वी देख रहे हैं वॉयलेट का, ये रेड का, ये फोकस, ये तो ये अलग अलग दिख रहा है हमें। तो जब अलग अलग दिखता है तो ये अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसमें हमें चेंजेस दिखता है। अब FR - FB ओमेगा इंटू वी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यूज़ को, कि हम कैसे उसको निकालते हैं। चलिए उस, और फोकल लेंथ ऑफ द मीन कलर। मीन कलर का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का जो मीन है उसको, जैसे दो कलर यहाँ पे हमने लिया, इस दोनों के मीन का जो कलर, दोनों के मीन का फोकल क्या हुआ वो, जैसे देखिए इसमें इसका फोकस यहाँ दिखा रहा है किसका, वॉयलेट का, यहाँ रेड का दिखा रहा है। इस दोनों का मीन हम यहाँ पे निकाले, रेड और वॉयलेट का, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दोनों के फोकल लेंथ को अंडर रूट कर दीजिए तो मीन का निकल जाता है। ठीक है, रिमूवल इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। टू रिमूव दिस डिफेक्ट फॉर द achromatism we use two or more lenses in contact in place of a single lens। मतलब एक के जगह पे हम दो या दो से ज़्यादा लेंस का यूज़ करते हैं कांटेक्ट में, जिससे कि हम इस तरह के डिफेक्ट को ख़त्म कर दें। अब तो मैथमेटिकली अगर देखें तो क्या होता है, अगर हम उस दो से ज़्यादा को यूज़ करें तो ये आ जाएगा रिलेशन हमारे पास, और इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ओमेगा 1 F2 माइनस ओमेगा 2 F1 ये आ जाएगा। अब ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो ओमेगा भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डिस्पर्शन पावर है, डिस्पर्सिव पावर की बात कर रहे हैं, ओमेगा यहाँ पे डिस्पर्शन पावर को बता रहा है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं स्फेरिकल एवरिएशंस। इसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फॉर्म द पॉइंट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट of a point object on the axis called spherical aberrations। मतलब इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट इमेज फॉर्म करने में इसको प्रॉब्लम होता है। अब इन दिस डिफेक्ट ऑल रेज पासिंग थ्रू ए लेंस आर नॉट फोकस्ड एट ए सिंगल पॉइंट। सारा जो लेंस पास कर रहा है इसके थ्रू, जो भी रे पास कर रहा है वो एक फिक्स पॉइंट पे नहीं अपने आप को फोकस कर पाता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट अराइज होता है। रिमूवल क्या है इसका, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो सॉल्यूशन देखिए,
A simple method to reduce the spherical aberrations is to use a stop before and in front of lens. स्टॉप को यूज कर दिया हमने, but this method reduce the intensity of image as most of the light is cut off. किसी चीज को हमने बीच में रख दिया स्टॉप जिससे लाइट कट ऑफ हो गया तो ये रिमूव तो हो जाएगा बट इसमें इंटेंसिटी उसका डिक्रीज कर जाएगा. ऑल्सो बाई यूजिंग द प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूजिंग टू लेंसेज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी f1 माइनस एफ डैश यूजिंग क्रॉस लेंस. या इस चीज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, तब भी ये डिफेक्ट चला जाएगा. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ध्यान रखना है. ज़्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं बट फिर भी याद रखिएगा थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन है तो छूटे ना, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं. तो ये जो पार्ट है डिफेक्ट ऑफ लेंस का, उसमें क्रोमेटिक एवरिएशन हो गया, इसका रिमूवल भी हो गया. क्या होता है स्फेरिकल एवरिएशन के बारे में भी हमने देख लिया कि स्फेरिकल एवरिएशन क्या होता है. दूसरा हमारे पास इसका रिमूवल भी हमने देख लिया. आगे अगर हम लोग देख रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास कोमा. ये कोमा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे. देखिए इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है P और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बन रहा है. तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बन के एक कोमेट के शेप का बन रहा है. जैसे इस तरह का कुछ शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का कुछ शेप, ऐसे कुछ शेप बन रहा है इस तरह का. तो इस शेप को हम लोग, ये जो शेप बन रहा है इस शेप को बोलते हैं कोमेट की तरह ये शेप है. तो जब ऐसा प्रॉब्लम लेंस में आता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज एक कोमेट के शेप का बनता है, इस P का इमेज P डैश पे जो बन रहा है कोमेट के शेप का, तो उसको बोलते हैं कोमा. वैसे ये जितने भी डिफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके 12 के सिलेबस में नहीं है, जनरली ये BSc के सिलेबस में है, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ों को पूछ दिया जाता है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है. आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके रिमूवल की, तो रिमूवल कैसे है, इसको हम रिमूव कैसे करेंगे. तो बोल रहा है कि इट कैन बी रिड्यूस बाय द प्रॉपरली डिजाइन रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस सरफेस. It can also be reduced by the appropriate stop place at the appropriate distance. मतलब इसका दो तरीका है हमारे पास रिमूव करने का. एक तो हम जो डिजाइन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को उसको अच्छे से डिजाइन कर लें. दूसरा क्या है कि जो लाइट उधर से आ रहा है उसको एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे हम उसको रोक दे, स्टॉप कर दे, कुछ स्टॉपर लगा के उसके कुछ स्टॉपर को लगा के उस लाइट के कुछ भाग को हम रिड्यूस कर दें, तब भी हम इसको रोक सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्वेचर पे. कर्वेचर क्या होता है, देखिए इसमें इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि कर्वेचर में जनरली होता क्या है कि हम एक, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक लेंस है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ ऊपर है और कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. फिर से डायग्राम देखिएगा, ये हमारे पास एक लेंस है सपोज कीजिए, ठीक है. यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, कुछ पार्ट इसका ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए इधर B है, तो कुछ पार्ट इसका ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है और ऐसे लेंस को रखा है हमने. अब ये जो लेंस है ये इस AB का जो इमेज बनाएगा, क्या लगता है आपको ऐसे बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये जो इसका इमेज जो बनाता है वो कुछ ऐसे कर्व शेप का बनाता है. किसका, इस AB का ये इमेज बनाएगा कर्व शेप का, यानी A डैश और B डैश जो बनेगा वो कुछ इस कर्व के शेप का बनेगा. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कर्वेचर. तो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज ये कर्व के शेप का बना रहा है, इसीलिए ये डिफेक्ट क्या हो गया, कर्वेचर डिफेक्ट. अब इसका रिमूवल क्या है, तो रिमूवल करने के लिए द कर्वेचर में बी रिड्यूसेड बाय यूजिंग द प्रॉपर स्टॉप प्लेस एट द प्रॉपर लोकेशन. इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप को लगा दें प्रॉपर प्लेस पे, मतलब कुछ पार्ट को हम लाइट के कुछ पार्ट को इसमें भी स्टॉप कर देंगे, उसको अच्छे से लगा के उस पार्ट को स्टॉप कर देंगे, उसको रोक देंगे, तो ये लाइट, ये जो हमारे पास
ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिफ्थ में आते हैं, तो फिफ्थ में हमारे पास दिया है डिस्टोर्शन के बारे में। डिस्टोर्शन में क्या होता है, देखिए इसमें भी ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कुछ इस तरह से बन रहा है। तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा उसका इमेज नहीं बन रहा है, ये इधर उधर इमेज बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन इज नॉट द सेम फॉर द ऑल द पोर्शन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एज ए रिजल्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट इज नॉट इमेज्ड इनटू द लाइन बट इनटू द कर्व। मतलब क्या है कि इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है वो सही नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट से अगर देखिए यहाँ से हम लोग देखें तो बोल रहा है कि व्हेन extended object are imaged, different portion of the object are in general at a different distance from the axis। ये अलग अलग है। द मैग्निफिकेशन जो होता है वो सेम नहीं रोल प्ले करेगा, मतलब एक तरह से मैग्नीफाई नहीं होगा। कुछ पार्ट ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, कुछ पार्ट कम मैग्नीफाई हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मान लीजिए ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया तो ये बड़ा दिख जाएगा, और जो पार्ट कम मैग्नीफाई हुआ ये बीच का डिस्टेंस वो गैप कम दिख जाएगा। तो इसके कारण हमें ये डिस्टॉर्शंस का प्रॉब्लम आता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसको हमें ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास कि इफ ये वाला, इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is placed in a medium of refractive index μ1, then the object is placed at a distance μ1 by μ2 minus r from the pole, the real image formed is equidistant from the sphere। मतलब क्या है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, प्लेस इन ए मीडियम ऑफ, एक मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। देन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम इतना डिस्टेंस पे रखते हैं, ये जैसे मान लीजिए वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और डिस्टेंस कितना है इसका μ1 बाई μ2 माइनस μ1 इंटू आर फ्रॉम द पोल, पोल से इसका डिस्टेंस इतना है। अब द रियल इमेज फॉर्म्ड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर, तो जितना डिस्टेंस पे हमने इसको रखा है पोल से अभी, उतना ही डिस्टेंस पे आई इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, ओ को हमने इतना डिस्टेंस पे रखा तो उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज फॉर्म होगा। कब, जब एक स्फीयर होगा जिसका रेडियस आर हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो। ये जो μ2 दिखा रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है मीडियम का, सॉरी स्फीयर का, μ1 जो है मीडियम का, और r जो है उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द लेंस duplets used in a telescope, lens duplets used in a telescope are achromatic for violet red color, while these used in a camera are achromatic for violet and green color। The reason for this is, देखिए तो इसमें क्या बोला है इसमें कि जो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट को इस O पॉइंट पे हम रखते हैं तो इसका इमेज I पे बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस पे रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज भी फॉर्म होगा। ये पॉइंट हमें इसी चीज के बारे में बता रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है कि द लेंस डुप्लेक्स यूज्ड इन ए टेलीस्कोप, जो लेंस डुप्लेक्स हम टेलीस्कोप में यूज करते हैं वो वायलेट और रेड कलर जनरली होता है। वाइल द यूज्ड इन ए कैमरा, वहीं डुप्लेक्स को जब हम कैमरा में यूज करते हैं तो वायलेट एंड ग्रीन कलर का होता है। द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि टेलीस्कोप में यूज करते हैं तो वो वायलेट और रेड कलर का है जबकि वहां पे वायलेट और ग्रीन कलर का है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए द रीजन फॉर दिस इज दैट आवर आई इज मोर सेंसिटिव बिटवीन द ब्लू एंड रेड, while photographic plate are most sensitive between the violet and green। मतलब जो हमारा आई है वो ब्लू और रेड के भी ज्यादा सेंसिटिव है, जबकि हमारा जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो वायलेट एंड ग्रीन है।
तो ये जो बता रहा है, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो, टेलीस्कोप में हम ब्लू और रेड यूज करते हैं, जबकि वॉयलेट और ग्रीन यूज करते हैं कहाँ पे, कैमरा में। यहाँ वॉयलेट और रेड नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। आइज की सेंसिटिविटी होती है ब्लू और रेड के बीच, जबकि जो फोटोग्राफिक प्लेट की होती है वो वॉयलेट और ग्रीन के बीच होती है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और दी हुई है हमारे पास। पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर की अगर बात करते हैं तो इक्वी कॉन्वेक्स एंड द इक्वी कॉनकेव एग्जैक्टली एट द लेंस, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लेंस। दूसरे में क्या बता रहा है कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स आउटसाइड द ग्लास पोजिशन, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव ऑन द पोल ऑफ ए कर्व्ड सरफेस। मतलब ये क्या बता रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा। अगर इस तरह का लेंस है तो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, अगर कन्वेक्सो कॉनकेव है तो इसका कहाँ होगा, ऐसे ही प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव है तो उसका कहाँ होगा। ये सारा बता रहा है पोजीशन के बारे में। कंपोजिट लेंस, इफ ए लेंस इज मेड ऑफ सेवरल मटेरियल, किसको बोलते हैं कंपोजिट लेंस, एक ऐसा लेंस जो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना है। तो वो कितनी इमेज को फॉर्म करेगा, तो जितना मटेरियल से वो बना होगा उतना ही इमेज को वो फॉर्म करेगा। देखिए इस पूरे लेक्चर में हमने बात की लेंस के बारे में, लेंस से इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और वो पूरा का पूरा पार्ट हमने खत्म कर दिया। तो लेंस हमारा इतना ही था। आज के लेक्चर्स को हम लोग खत्म करते हैं, लेंस वाला पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया। रे ऑप्टिक्स में थ्योरी और कॉन्सेप्ट का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को देख रहे हैं, इसमें हमारे पास बस एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो है प्रिज्म। उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग प्रिज्म को पढ़ लेंगे, और प्रिज्म को पढ़ने के बाद फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे का वो भी होगा। प्रिज्म लगभग आपको आधा घंटा 45 मिनट का प्रिज्म होगा, पूरा का पूरा थ्योरी विथ फार्मूला। और एक बात याद रखिएगा, इसमें हम लोग थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और सारे छोटे छोटे फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करता है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो क्वेश्चंस जो छोटे फार्मूले इसमें दिए हुए हैं, एक फार्मूला को सॉर्ट करके हमने देखा, तो वो छोटे फार्मूले डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इजीली आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे फास्ट वे में, इसीलिए वो सारे फार्मूले भी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें मिल रहे हैं उसका एक आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, और साथ साथ आप लेक्चर के साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चलो। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है इसका, वो डेरिवेशन वाला पार्ट में अलग से अलग लेक्चर्स में सारे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का सारा डेरिवेशंस मिरर फार्मूला से लेके अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इसमें जितने डेरिवेशंस है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं अलग से एक लेक्चर में कर दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये लेक्चर जो है आपका, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से इसको जब भी मन करे तो सुन सकते हो। इससे आपका रिवीजन बार बार होते रहेगा और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हेडफोन लगा के आप कहीं पे जा रहे हो, कान में लगा के सुन रहे हो, तो सारी चीज़ें रिपीटेबली आपके बार बार दिमाग में आएंगी, तो ये पूरा फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और डेरिवेशन वाला पार्ट इसीलिए मैंने अलग किया है क्योंकि डेरिवेशन जो है केवल बोर्ड में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता। तो डेरिवेशन का पार्ट जब अलग रहेगा तो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आप कभी भी इसको कान में लगा के सुन सकते हो, इसलिए ये पार्ट अलग है, और इसको मैं अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब पे। हो सकता है डेरिवेशन वाला पार्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हो या ना हो, बट लेक्चर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिज्म। आज के लिए बस इतना ही, चलिए ओके बाय एंड